राज्य सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 320 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने एकल पीठ के 22 जून के आदेश को रद्द कर दिया और एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब रोक हटा दी गई है। अप्रैल में 320 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और प्राथमिक परीक्षा में 600 लोग पास हुए थे। हालांकि एक सेंटर पर नकल की शिकायत के बाद में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, मगर अब रोक हटा दी गई है। सिलेक्शन पूरा हो गया था, लेकिन इस बीच में सामने आया कि इसमें मास लेवल पर बेईमानी की गई थी। लोगों द्वारा पर्चा लीक आउट करके इसमें बच्चों को बांटा गया था और इस पर करोड़ों रुपए कमाए गए थे। तो इस पर जब इंक्वायरी हुई, पुलिस ने इंक्वायरी के बाद पाया कि बहुत बड़े लेवल पर बेईमानी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में करण माहरा अंकिता भंडारी मामले में लोगों के चुप रहने पर सवाल खड़े कर रहे हैं और माहरा का कहना है कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। क्यों अंकिता के साथ में वो सब कुछ होने के बाद भी गुस्सा नहीं आया? अब बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि माहरा का बयान निंदनीय है। केवल एसएसटी की जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होगी। फूक रहे हैं दुनिया के लोग कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है, बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। मुझे लगा था जब मनीष खंडूरी इस यात्रा को निकालेंगे, लोग घरों से अपने बर्तन छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सड़कों पर आएंगे। नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए, कि पूरी दुनिया गढ़वाल के लोगों पर थूक रही है कि अंकिता भंडारी प्रकरण पे उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक बात उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे गढ़वाल के लोगों से और अपने मानसिक संतुलन को भी संभाल कर रखें। और दिल्ली में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सभी सांसदों की ये मीटिंग थी और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ में प्रभारी महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से है। यहां राजकुमार ठुकराल कांग्रेस ऑफिस में नजर आए हैं और खबर है कि राजकुमार ठुकराल जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठुकराल यहां हरीश रावत से मिलने के लिए पहुंचे थे और रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक रह चुके राजकुमार ठुकराल, लेकिन 2022 में बीजेपी ने ठुकराल को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद में पार्टी छोड़कर ठुकराल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब राजकुमार जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर देहरादून से मिली है। देहरादून के डोईवाला में नई टाउनशिप बनेगी और एरो सिटी बनेगी, नया शहर बसेगा और इसको लेकर किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस खुलकर किसानों के साथ में आई है तो शहरी विकास मंत्री ने साफ कर दिया है कि ना कोई शहर बसने जा रहा है और ना किसानों की जमीन सरकार कब्जे में ले रही है। डोईवाला के किसान डरे हुए हैं। डर इस बात की कि सरकार डोईवाला में नया शहर बसाने जा रही है। किसानों का आरोप है कि बिना भरोसे के लिए जमीन को कब्जे में लिया जा रहा है और एयरपोर्ट से लगे इस इलाके में एरो सिटी बसाई जाएगी। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह सीधे किसानों के बीच माजरी ग्रांट डोईवाला पहुँचे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि डोईवाला में टाउनशिप बसाकर किसान बर्बाद हो जाएगा। डोईवाला चीनी मिल बंद हो जाएगी और ग्रीन एरिया खत्म हो जाएगा। इस कंसेप्ट से किसान जो डोईवाला क्षेत्र के चारों तरफ सघन खेती का क्षेत्र है, जो ग्रीन एरिया है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। हजारों किसान और किसानी समाप्त हो जाएगी। और विपक्ष का दायित्व होता है, यदि सरकार गलत रास्ते पर चल रही हो
तो उनको सही रास्ते पर लाने का काम विपक्ष करता है। डोईवाला में शहर बसेगा या किसानों की खेती बची रहेगी? किसानों के इस सवाल ने सरकार को परेशान कर दिया है। डोईवाला में बीजेपी विधायक हैं और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ताल्लुक भी इसी क्षेत्र से है। मंगलवार को शहरी विकास और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद पिक्चर क्लियर की कि कोई नया शहर नहीं बसने जा रहा, न किसानों की जमीन कब्जे में ली गई है और भविष्य में अगर कोई फैसला होगा तो किसानों से बातचीत के बाद ही होगा। लोगों ने ये भी कहा कि एरो सिटी वहां हम बना रहे हैं, जबकि इसका प्रस्ताव ही नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो किसान लोग हैं वो स्पष्ट जान लें कि सरकार बिना उनकी सहमति के कोई भी अधिग्रहण किसी भी प्रकार का नहीं करेगी। डोईवाला में नया शहर और टाउनशिप बसाने के किसी भी प्लान से सरकार फिलहाल इनकार कर चुकी है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले डोईवाला में कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ है और किसान तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक शहर बसाने का प्लान पूरी तरह खारिज नहीं हो जाता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन 23 जुलाई को भारत के दौरे पर आया हुआ है। ये प्रतिनिधिमंडल कल और परसों उत्तराखंड के दौरे पर रहेगा, जिसमें बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ में मीटिंग भी करेगा और डेलीगेशन के देहरादून और ऋषिकेश में कई जगह पर कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने नेपाल और भारत के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध और साथ ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जैसे मुद्दों पर मीटिंग की बात कही है और मीटिंग होनी है। और साथ ही आपको बता दें कि नेपाल की सेंट्रल बैंक ने भारत के 2500 और साथ ही 200 के नोटों को बैन कर दिया है, जिसके चलते भारत से नेपाल जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। इस मुद्दे पर भी मीटिंग में बात होगी। वहीं राज्य में 14 लाख के करीब गोरखाली समुदाय के लोग रहते हैं और इन वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपदा के बाद में नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने आपदा प्रभावित हली गांव का दौरा किया और तत्काल राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं। रेखा आर्य ने कहा कि पूरे गांव का सर्वे हो और लोगों को तुरंत राहत दी जाएगी। इसके अलावा रेखा आर्य ने जोलीकोट, कैंची धाम और साथ ही रामगढ़ समेत अन्य आपदा प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। सरकार की ओर से बजट में कोई कमी नहीं है, समयबद्ध तरीके से इसको पूर्ण करें और साथ साथ में एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी जो है उसमें तैयार करें ताकि भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति न होने पाए। इसके अतिरिक्त जो राजभवन को जाने वाला जो सड़क थी वो जो क्षतिग्रस्त हुआ उसको भी देखा है, बनियानाना है उसको भी देखा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि तेज बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में अगले 48 घंटे में तेज बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई। देहरादून, हरिद्वार और साथ ही रुद्रप्रयाग के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर तक रोड बनने के बाद में पर्यटन को 4 चांद लगने की उम्मीद है, लेकिन इस रोड पर आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि रात को इस रोड को भी बंद करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदि कैलाश यात्रा से पर्यटन कारोबार को खासी उम्मीद थी, लेकिन इन उम्मीदों को धारचूला लिपुलेख रोड की खस्ताहाली ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड पर आए दिन हो रहे भारी लैंडस्लाइड ने यात्रा पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। इस साल जून में कई दफा रोड बंद होने के बाद भी 3000 से अधिक यात्री आदि कैलाश पहुंचे थे, लेकिन जुलाई में आंकड़ा 200 पार भी नहीं कर पाया। हमारे हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग बहुत परेशान हैं और इस रोड को बंद हुए जो है 1 हफ्ता हो गया है, जिससे कि आवाजाही पूरी तरह बंद हो गया। आर्मी वाले और हमारे स्थानीय लोगों को आने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आदि कैलाश यात्रा प्रभावित होने से 600 से अधिक लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। 4 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा के दौरान 60% मौकों पर रोड पूरी तरीके से बंद रही। रोड की खस्ताहाली से ऊपरी इलाकों को माइग्रेट होने वालों को भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि प्रशासन को रात के समय
आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगानी पड़ती है। अभी नई रोड है, बल्कि कटिंग ही चल रही है कई जगह पे, तो इसमें लगभग रोज ही कुछ ना कुछ स्लाइड आ रहा था। इस वजह से देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि ये रात में ये रोड पे आवागमन बंद करा रखा जाएगा। इसलिए रात को 8 बजे से लेकर मॉर्निंग 6 बजे तक इस रोड पे हम लोगों ने आवागमन निषिद्ध किया है। खतरनाक हो चुकी रोड को देखते हुए इनर लाइन पास भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में लिपुलेख रोड ने सैलानियों को तो निराश किया ही है, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली की पहली नगर पालिका जोशीमठ कूड़े से करोड़पति बन गई है। नगर पालिका जोशीमठ में अभी तक प्लास्टिक कूड़ा बेचकर 1 करोड़ से अधिक की आमदनी अर्जित की है, जबकि घर घर से कूड़ा इकट्ठा कर 42 लाख की आमदनी भी प्राप्त कर चुकी है। 2011 से अभी तक नगर पालिका ने 1 करोड़ से अधिक की आमदनी केवल कूड़ा बेचकर की है, जबकि पिछले 4 महीनों में नगर पालिका जोशीमठ के द्वारा 5,61,000 का कूड़ा बेचकर आय प्राप्त कर चुकी है। हर वर्ष नगर पालिका के द्वारा 16 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की जा रही है। सुप्रसिद्ध लेखक और साथ ही पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट की आज 148वीं जयंती है। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में उनका एक म्यूजियम स्थित है, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी भी थे। उन्होंने उन आदमखोरों को अपना निशाना बनाया जो मानव जीवन के लिए एक मुश्किल खड़ी करते थे। शिकार की इन घटनाओं को उन्होंने अपने शब्दों में ढाल दिया, जिस पर उनकी 6 किताबें हैं, जिन्हें पढ़कर लोग उनके बारे में जानते हैं। 6 किताबों को पढ़कर काफी लोग उनका जो जितना ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद बहुत नाम है और उसी से वो फेमस भी हुए थे। और उनके किताबों को पढ़कर लोग यहाँ पर आज भी बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कॉर्बेट की यादों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने उनके घर को म्यूजियम बना दिया। उनके सर्दियों के इस घर में उनकी बचपन से लेकर भारत में रहने तक की यादों को संजोकर रखा गया है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये उनका जिम कॉर्बेट का सर्दियों का आवाज था कि सर्दियों में यहाँ पे आ जाते थे, गर्मियों में वो नैनीताल रहते थे। तो उनकी आज जो है ये पूरी जो यहाँ पे जो धरोहर है, जो जिम कॉर्बेट का बचपन यहाँ पे बीता, उससे संबंधित सभी यादें जो हैं आज इस म्यूजियम के अंदर, संग्रहालय के अंदर सजो करके रखी गई हैं। बहुव्यक्तित्व के धनी जिम कॉर्बेट की ये यादें उनके बसाए छोटे हल्द्वानी गांव से जुड़ी हैं, जिसका जिक्र भी उन्होंने अपनी किताबों में किया है, जो अब यहाँ के पर्यटन के लिए वरदान साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए छोटी हल्द्वानी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आज दुनिया की मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट का 148वां जन्मदिन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम को भी डर लगता था, और वो भी मौत के मुंह से कई दफा बचे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये समाधि किसी संत, पीर या फकीर की नहीं है, बल्कि दुनिया के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के 2 बहादुर डॉग्स की है, जो खुद जिम ने उनकी मौत के बाद बनवाई। रॉबिन और रोसीना नाम के ये 2 डॉग इतने बहादुर थे कि इन्होंने कई दफा अपने मालिक जिम कॉर्बेट की भी जान इन आदमखोर बाघों और गुलदारों से बचाई। ये दोनों जिम के हर उस मिशन पर रहते थे साथ, जो बेहद जानलेवा और खतरनाक होते थे। यानी जब जब जिम बाघों के शिकार को जाते, रॉबिन और रोसीना उनके साथ रहते। रॉबिन रोसीना जिम कॉर्बेट के बहुत ही अच्छे कुत्ते थे, जो हमेशा इनके साथ जंगल में शिकार में इनको ले जाया करते थे। और कई बार इन्होंने माई इंडिया में लिखा भी है कि इन्होंने मेरी कई बार जान बचाई थी। बहुत ही बहादुर कुत्ते थे। और जब ये इनकी मौत हो गई कुत्तों की, तो ये बड़े दुखी हुए। इन्होंने इसके बाद उनकी समाधि बनाई है, जो अब भी जिम कॉर्बेट का जहाँ पर घर है कालाडूंगी में, वहाँ पे इनकी कब्र अभी भी सुरक्षित है।
दरअसल जिम को भले ही दुनिया एक मशहूर शिकारी के रूप में जानती हो, लेकिन जिम एक बहुत बड़े वन्यजीव प्रेमी भी थे। वो एक तरफ आदमखोर बाघों को मारते तो दूसरी तरफ जंगली जानवरों को इंसानों से बचाने का भी काम करते। वैसे तो ये शिकारी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो आप इनको अच्छी तरह से स्टडी करें तो इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो मैनीटर हो रहे हैं टाइगर, इसके पीछे रीजन क्या है। तो उस पर इनका काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट की 148वीं जयंती है और ऐसे में जिम कॉर्बेट के कई रूप उनके चाहने वालों को याद आ रहे हैं, जिसमें सबसे अनोखा है रॉबिन और रोसीना के प्रति उनका प्यार, जिसका जिक्र जिम ने अपनी किताब माय इंडिया में किया, जिसकी यादें जिम के इस काला ढूंगी वाले बंगले में आज भी जिंदा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।